ओके, तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस का आर्टिकल है लद्दाख के ऊपर। ठीक है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 2019 में ये बनी थी, अगस्त में, आपको पता ही है। तो ये आर्टिकल उसके बारे में है। ये पेज नंबर 14 पे, सॉरी पेज नंबर 14 पे ही आया था द हिंदू के पेपर में 1 दिसंबर, ठीक है, 2023। तो न्यूज़ ये है, सेंटर एग्रीज टू एग्जामिन डिमांड्स फॉर लद्दाख सेफगार्ड्स। सेंटर एग्रीज टू एग्जामिन डिमांड्स फॉर लद्दाख सेफगार्ड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये न्यूज़ है। सेंटर जो है वो लद्दाख के लिए सेफगार्ड्स देने के लिए मान गया है। ठीक है, तो लद्दाख के लिए सेफगार्ड्स क्या होंगे, यही हम देखेंगे। सबसे पहले वही देखेंगे हम कि ये क्वेश्चन आएगा कहाँ पे। ये मेंस का टॉपिक है, तो जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आएगा, पॉलिटी में। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, पॉलिटी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, पॉलिटी जब आप पढ़ोगे तो पॉलिटी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन ये वाला टॉपिक कहाँ आएगा? सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में आएगा। ठीक है, वो प्रोविजन कौन सा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि यूनियन टेरिटरी से डील करता है, जो कि खास करके लद्दाख से डील करेगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हम कर क्यों रहे हैं टॉपिक? क्योंकि 2013 में आर्टिकल 244 से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, जो कि था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 244। अब क्वेश्चन ये था, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल ऑन द ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो क्वेश्चन बेसिकली ये था 5th शेड्यूल के ऊपर, आप लिख लो 5th शेड्यूल के ऊपर ये क्वेश्चन था, और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। ठीक है, 5th शेड्यूल के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा 5th और 6th शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 2013 में आया था 5th शेड्यूल के रिगार्डिंग आया था, तो तभी हम ये क्वेश्चन आज कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, 5th और 6th शेड्यूल दोनों ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। तो आ जाते हैं वापस अपनी न्यूज़ पे। सेंटर एग्रीज टू एग्जामिन डिमांड्स फॉर लद्दाख सेफगार्ड्स। बेसिकली 2019 में जब अगस्त में हमारी स्टेट को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वो स्टेट पूरी बनती थी जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन को मिलाकर। जम्मू और कश्मीर रीजन का तो एक स्टेट बन गया, ठीक है, और लद्दाख को इन्होंने बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है, जे.एंड.के में और लद्दाख में, कि जे.एंड.के की तो इन्होंने कहा है कि यूनियन टेरिटरी होगी, लद्दाख की भी यूनियन टेरिटरी है, बट दोनों यूनियन टेरिटरीज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो जे.एंड.के की यूनियन टेरिटरी है, इसकी असेंबली होगी। क्या होगी? स्टेट असेंबली होगी। लेकिन लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी होगी, उसकी कोई भी स्टेट असेंबली नहीं होगी। स्टेट, मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, असेंबली सिर्फ यूज करते हैं, क्योंकि जे.एंड.के तो स्टेट है ही नहीं है। तो सिर्फ जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी की एक असेंबली होगी। हम बोल रहे हैं ना जे.एंड.के में स्टेट इलेक्शन कब होंगे, वही असेंबली की बात कर रहा हूं मैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जे.एंड.के की असेंबली होगी, ठीक है, लेकिन लद्दाख की कोई भी असेंबली नहीं होगी। ये क्लियर कर लो अपने माइंड में। अब हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज बड़ी तरह की हैं। चंडीगढ़ भी है यूनियन टेरिटरी। आपने कभी देखा चंडीगढ़ की अलग से असेंबली है? नहीं है ना। आपने कभी देखा पुडुचेरी? हाँ, पुडुचेरी की तो है। आपने कभी देखा अंडमान निकोबार की कोई अलग से असेंबली है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं ना।
तो हमारे कंट्री में दो ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनकी असेंबली है। एक दिल्ली जिसका सीएम है अरविंद केजरीवाल, और दूसरी है पुडुचेरी। पुडुचेरी पहले नाम था पौंडीचेरी, अब नाम बढ़ गया पुडुचेरी, जिसकी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी रही थी पुडुचेरी की, है ना, बीजेपी की थी ये। तो अब इसमें दो की लिस्ट में एक नया स्टेट आ गया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी कह लो, J&K। इसकी भी असेंबली होगी, इसकी भी असेंबली है और इसकी भी असेंबली है। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में उनकी असेंबली नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, है ना, तो उनकी असेंबली नहीं है, ये याद रख लो सबसे पहले तो। अब ये भी देखते हैं कि तीनों के दोनों मॉडल्स में, दो मॉडल हो गए ना यूनियन टेरिटरी के। मॉडल कितने हो गए यूनियन टेरिटरीज के? दो। एक जिसमें असेंबली होती है, दूसरा जिसमें असेंबली नहीं होती, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर असेंबली तो J&K में पहले भी थी, तो असेंबली अब भी है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बहुत बड़ा हुआ। डिफरेंस ये हुआ कि ये जो स्टेट की, ये जो यूटीज की असेंबलीज होती है ना, और दूसरी तरफ जो स्टेट की असेंबलीज होती है ना, इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, जो यूनियन टेरिटरी की असेंबली होती है उनके पास पावर कम होती है, जबकि जो स्टेट्स की असेंबली होती है उनके पास पावर जो है वो ज्यादा होती है। इनके पास पावर जो है वो कम होती है। कम इन द सेंस, सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पावर है, यानी पुलिस की पावर, वो इनके पास नहीं होती। मैंने ये क्रॉस गलत यहां पे लगा दिया, यहां पर होती है, स्टेट्स में होती है, यहां पर नहीं होती, यानी कि पुलिस की पावर यहां पर नहीं। तो यहां पर जो पुलिस की पावर किसके पास रहेगी? अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अमित शाह जो आजकल होम मिनिस्टर है उसके पास रहेगा। अगर J&K में इलेक्शंस होएंगी, ठीक है, तो उसमें जो असेंबली होगी, तो जो सीएम होगा उसकी पावर हमारी J&K की पुलिस के ऊपर नहीं होगी। तो फिर हमारी J&K की पुलिस के ऊपर पावर किसकी होगी? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, राइट। जो यहां का पुलिस का डीजीपी होगा, सबसे पुलिस चीफ, वो किसको रिपोर्ट करेगा? सीएम को नहीं करेगा, वो करेगा अमित शाह को, यानी कि जो भी उस टाइम होम मिनिस्टर होगा, ठीक है, होम मिनिस्टर HM। ये डिफरेंस है। तभी तो केजरीवाल कहता है कि पुलिस की पावर मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूं। केजरीवाल यही तो कहता रहता है कि मेरे पास पावर नहीं है पुलिस की, ठीक है ना। दूसरा, पैसे की पावर, फाइनेंस की पावर भी कम होती है। ये ज़्यादा टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, जितना के टैक्स स्टेट्स कलेक्ट कर सकती हैं, ये इतना टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी की पावर्स भी इनके पास कम रहती हैं। अब दिल्ली में भी म्यूनिसिपैलिटी की आधी पावर दिल्ली सेंटर के पास है, आधी पावर केजरीवाल के पास है ना, ये भी आप देखना। तो बहुत डिफरेंस रहता है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, लद्दाख पे, ठीक है। तो आपको आप पता चल गया कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी असेंबली नहीं होने वाली, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, वहां के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? देखो, वहां के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो रूल कर रहे हैं आके, वो IAS ऑफिसर रूल कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है, अफसर रूल कर रहे हैं। वो ऑफिसर जो रूल कर रहे हैं वो लद्दाख के नहीं है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई J&K से है डेप्यूटेशन किए हुए, कोई पंजाब से है, हो सकता है कुछ लद्दाख से भी हो, लेकिन लोकल रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है।
लोकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लद्दाख का जो चुना हुआ बंदा जो इलेक्शन में जीता हुआ वो कोई भी नहीं है। हमारे JNK में तो हम कह रहे हैं ना कि इलेक्शन होगी तो हमारे लोकल चुने हुए बंदे आ जाएंगे तो हम ठीक हो जाएगा हमारा सिस्टम, लेकिन वहाँ पर तो होनी ही नहीं है कभी इलेक्शन, कभी भी नहीं होगी। अभी मतलब आने वाले 10, 15, 20 सालों में तो कोई स्कोप है नहीं है, आगे हो सकता है कि बन जाए। तो फिर वो क्या करेंगे, लोकल लोगों को अगर कोई कंप्लेंट है वो सीधा IAS ऑफिसर के पास जाएंगे। IAS ऑफिसर का तो सिस्टम ये होता है कि वो उनकी मर्जी होती है। वैसे तो रूल्स को देखा जाए तो वो उनको पब्लिक को मिलना पड़ता है, लेकिन वो रूल ओबे नहीं करते हैं। उनके वहाँ पे स्लिप छोड़ो अंदर की कोई मिलने आया आम आदमी तो वो मिलते ही नहीं है, वो कहते हैं जी बोल दो जी मीटिंग में ये है वो है। लेकिन जो MLA होता है वो मिल लेता है। क्यों? अगर MLA किसी को मिलेगा नहीं तो उसको दोबारा वोट कौन डालेगा। लेकिन IAS ऑफिसर को तो हमारी वोट की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तो नौकरी लगी हुई है और वो 60 साल तक कोई उसको निकाल नहीं सकता नौकरी से, इसलिए वो हमसे मिलते नहीं है। वो कहते हैं इनसे मिलकर टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो टाइम वेस्ट कौन करता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, ठीक है। दूसरा, आम आदमी की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि IAS ऑफिसर के ऑफिस में जाए, पहले सेक्रेटरीट में अपना चेकअप कराए, वो पूरी बॉडी का फ्रिस्किंग कराए, फिर अंदर जाए, फिर गार्ड उनसे पूछेंगे क्या काम है बताओ जी ये वो, तो पूरा दिन वेस्ट होता है। सुबह निकलो तो शाम को बंदा घर आता है छोटे से काम के लिए, है ना। तो इतना टाइम भी आजकल किसी के पास नहीं है, ठीक है। अब कोई दुकानदार है तो वो कैसे जाएगा दुकान छोड़ के, है ना। ये तो है नहीं कि अमेरिका की तरह के फ़ोन किया तो काम हो गया, है ना। तो वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल, जो कि ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर अप्लाई होता है। शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया कहाँ कहाँ पे हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के ऊपर अप्लाई होता है। नॉर्थ ईस्ट में असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम के ऊपर अप्लाई होता है। तो लद्दाख वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी ये अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ऐसा शेड्यूल के प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है जी। अब 6th शेड्यूल के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 244। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 244। तो ये 244 आर्टिकल पर्टिकुलरली 6th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज से डील करता है। ये आपको क्रैम होना चाहिए। जैसे आपको क्रैम है ना कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। अमेरिका की कैपिटल कौन सी है? वाशिंगटन। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल कौन सी है? लंदन। फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस। तो अगर आप UPSC या KS की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्रैम होना चाहिए कि आर्टिकल 244 किससे डील करता है। तो वो शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज से डील करता है। ये आप क्रैम कर लो, जैसे बचपन में क्रैम करते थे ना ABCD, वैसे ही अब आपको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। और आर्टिकल 275, आर्टिकल 275 भी है एक, जो कि CFI से डील करता है। हाँ, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275। 275 CFI से डील करता है और ये शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज से डील करता है। अब ये CFI क्या है? CFI है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देश का जितना भी पैसा टैक्स से कलेक्ट होता है वो सारे का सारा पैसा, मतलब 80 to 90% पैसा इस फंड में रहता है। हमारे पास दो और फंड्स भी हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, उनकी बात हम अभी नहीं करेंगे। कंटिजेंसी फंड होता है जो इमरजेंसी में यूज़ करती है गवर्नमेंट, और पब्लिक अकाउंट होता है जो लोग
जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह के लिए यूज होता है। फिलहाल हम सबसे बड़ा फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका यहां पर मेंशन इसलिए आया क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज को जो पैसा मिलता है वो इसी फंड के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कौन से शेड्यूल्ड एरियाज को कितना पैसा देना है। वो डिपेंड करेगा उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसका साइज कितना है, उसकी बैकवर्डनेस कितनी है, ठीक है ना, और उसकी टोपोग्राफी कैसी है। फॉर एग्जांपल लद्दाख की टोपोग्राफी बड़ी डिफिकल्ट है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे ऐसा ज़्यादा मिलना चाहिए। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे सर्दियों में पूरा वहाँ पे -40 टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोड्स क्लियर करनी पड़ती हैं, बर्फ़ जब पड़ जाती है, वो सारा कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए। हो सकता है कि लोगों का काम ना चले उस टाइम पे, कारगिल में जब -40 टेम्परेचर होता है, तो लोगों को सोशल सिक्योरिटी नीड्स उनकी फुलफिल करने के लिए, हॉस्पिटल में खर्चा वर्चे सारा कुछ के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा? हमने अब तक देखा कि लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट ने 6th शेड्यूल लाया है, तो हमें भी 6th शेड्यूल के अंदर लाओ, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लाया हुआ है। अभी तक हमने ये पढ़ा, अब हम चलते हैं आगे। तो 6th शेड्यूल के अंदर जब हम लद्दाख जब आ जाएगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि लद्दाख के लिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी, मतलब काउंसिल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये बन जाएंगी ऑटोनोमस, यानी कि फ्री हैं, जो किसी का कंट्रोल नहीं उनके ऊपर। डिस्ट्रिक्ट यानी जिले की, और काउंसिल्स, इस काउंसिल के 30 मेंबर्स होंगे। कितने? 30, जिसमें से 2 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे और बाकी के इलेक्टेड होंगे। 2 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे, हाँ, तो टोटल 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 2 विल बी नॉमिनेटेड एंड रेस्ट विल बी इलेक्टेड। ठीक है, अब हमने करनी है यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ, लिखो एडवांटेजेस ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। एडवांटेजेस ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो फर्स्ट एडवांटेज इनकी होगी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव, कि ये ऑटोनोमस रीजन को के ये ऑटोनोमस होंगी। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि ये दे विल बी ऑटोनोमस। एडवांटेजेस क्या? सबसे पहला ऑटोनोमी, कि ये ऑटोनोमस होंगी, OUS कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्टेड लोग होंगे और ये ऑटोनोमस होंगी। दूसरा इनका एडवांटेज ये है कि इनके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी। कौन सी पावर? लेजिस्लेटिव पावर होगी। और तीसरा एडवांटेज है इनके पास जुडिशियल पावर होगी। और चौथा एडवांटेज इनका यह है कि इनके पास रेगुलेटरी पावर होगी। 4 एडवांटेजेस इनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड रेगुलेटरी पावर होगी।
और एक और एडवांटेज है कि इनके पास टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस की भी पावर होगी। फिफ्थ, टैक्स कलेक्शन या टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की पावर भी होगी। अब हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ऑटोनोमस होंगी, ठीक है ना। दूसरा, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर होंगी। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? जो स्टेट असेंबली जो एक कानून बनाती है, सेम कानून ये भी बना सकती है, राइट। लेजिस्लेटिव पावर होती है कि जब एक काउंसिल कोई लॉ बना सके, ठीक है ना, तो वो लेजिस्लेटिव पावर हो गई, राइट, समझे। लेजिस्लेचर क्या होता है? जहां पे कानून बनता है। कानून कहां पे बनता है? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट तो देश की सबसे बड़ी लेजिस्लेचर है। देखो, लेजिस्लेचर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी होती है जहां पर कानून बनता है, लॉ बनता है, लॉ मेकिंग होता है ना, कि लॉ पास हो गया, बजट पास हो गया, फाइनेंस बिल पास हो गया, ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। तो बिल पहले इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, फिर डिस्कशन होती है, फिर वो पास हो जाता है, फिर उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है। तो ये स्टेजेस होती हैं बिल की। बिल जो है सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन होती है, फिर डिस्कशन होती है, ठीक है, फिर पैसेज होता है, यानी कि पास पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, मतलब पहले एक हाउस में फिर दूसरे हाउस में, और जब दोनों हाउसेज में बिल पास हो जाता है फिर लास्ट में उसको प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट देता है। एसेंट यानी यस। जिस दिन प्रेसिडेंट एसेंट देता है उस दिन वो बिल ना रह के लॉ बन जाता है, ठीक है ना। तो बिल होता है कि सिर्फ ड्राफ्ट है एक, लेकिन जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिली तो वो बिल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास भी लेजिस्लेटिव पावर होगी, यानी कि पार्लियामेंट जो पावर पार्लियामेंट के पास है वही पावर इनके पास भी होगी, लेकिन लद्दाख के लिए। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि इनके पास जुडिशियल पावर भी होगी। सपोज करो कि दो ट्राइबल ग्रुप्स हैं लद्दाख में, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो वो जाके इनके पास अपना झगड़ा का मसला हल करवा सकते हैं। तो इनके पास जुडिशियल पावर भी होगी। इनके पास रेगुलेटरी पावर भी होगी। रेगुलेशन होती है कि आपके एरिया में सपोज करो 10 एजेंसीज हैं। क्या है? 10 एजेंसीज काम कर रही हैं। वो 10 एजेंसीज के अंदर कोऑर्डिनेशन लाना, तालमेल बिठाना, ये इसको बोलते हैं रेगुलेटरी पावर। फॉर एग्जांपल, आरबीआई का काम क्या है इंडिया में? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो जितने भी बैंक्स हैं सबको ये रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक का काम भी ये करता है, रेगुलेटरी पावर भी है इसके पास। मतलब आरबीआई के पास बहुत सारी पावर्स हैं। सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ये, हम कहें सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी, नो, इट इज अ सेंट्रल बैंक, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इट इश्यूज बॉन्ड्स टू द पब्लिक। इसके बड़े सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी इसलिए है ये क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं देश में अगर कोई बैंक गड़बड़ करता है तो ये उस बैंक को पेनल्टी डालता है, तो रेगुलेटरी हो गई। फॉर एग्जांपल, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक रेगुलेटरी, जिसमें आर आ गया ना तो वो रेगुलेटरी होती है। ये भी रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन किसकी? टेलीकॉम कंपनीज की। रिलायंस, एयरटेल, सपोज करो इनमें झगड़ा हो गया, सपोज करो एयरटेल ने हमसे बिल ज़्यादा ले लिया, हमने कितनी कॉल्स की हमें पता नहीं है तो हम बिल भी चेक नहीं करते, है ना, जब देते हैं। सपोज करो वो गलत बिल दे रहा है, लोगों को ज़्यादा बिल दे रहा है, तो हम कंप्लेंट किसको कर सकते हैं? TRAI को।
हम एयरटेल को कंप्लेंट नहीं करेंगे, एयरटेल तो सुनेगा नहीं क्योंकि वो जानबूझ के गलत दे रहा है। तो हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, पुलिस कहेगी TRAI के पास जाओ, ये उसका मसला है। सिमिलरली अगर लद्दाख में कोई एजेंसी कोई तालमेल बिठाने में गड़बड़ होती है तो वो रेगुलेटरी पावर्स किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के पास, ठीक है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास। तो वो हम उसके पास जाएंगे लद्दाखी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो बजट वगैरह की पावर होगी वो सारी की सारी इसी के पास होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं इनकी? सबसे पहली प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पता है किसी को? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। एक होती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा सारी की सारी पावर अपने पास रखता है, जैसे हिटलर रखता था, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहां पर प्रॉब्लम ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी की सारी पावर लद्दाख की इन 30 बंदों के ऊपर आ गई है, 30 लोगों के पास। जब 30 लोगों के पास पावर आएगी तो वो करप्शन भी करेंगे, पैसे का हेर फेर भी करेंगे। यहां तक ये सुना गया है कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। बड़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है। तो जब यही बॉडीज मनी लॉन्ड्रिंग करेंगी तो फिर रीजन का क्या होगा? ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इनके पास नहीं है, ठीक है। दूसरा एक और चीज देखते हैं यहां पर, डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स। फर्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन।
आपको पता है कि हमारे देश की डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होती है? सबसे पहले है सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले कहाँ पे है? सेंटर में। इसके नीचे स्टेट में, और इसके नीचे कहाँ पे है? हाँ, सबसे ऊपर सेंटर है ना, उसके नीचे स्टेट है, और उसके नीचे हाँ डिस्ट्रिक्ट। नहीं, कहने का मतलब है जहां पे इलेक्शन होती है, डिस्ट्रिक्ट में कोई इलेक्शन नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है कोई इलेक्शन? नहीं होती ना। सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होती है, उसको कहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट की इलेक्शन जो अभी 2024 में आने वाली है, जिसमें नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, है ना। स्टेट की इलेक्शन होती है जिसमें सीएम नया बनता है, ये भी हर साल, हर 5 साल के बाद आती है। कोई ऐसी तीसरी इलेक्शन है जो स्टेट के नीचे होती है? हाँ, कौन सी? पंचायत की, यस, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हाँ, मेयर जो होता है वो होता है म्युनिसिपैलिटी का, वो इसी के अंडर आएगा, पीआरआई का। पीआरआई के दो, पीआरआई बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होता है ये दो में बटा होता है, एक पंचायत में और दूसरा म्युनिसिपैलिटी में। जहां पे विलेज है वहां पे पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जहां पे सिटी है वहां पे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं। जो आप कह रहे थे ना डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होता, लेकिन सिंपल चीज ये है कि पीआरआई का इलेक्शन हम बोलते हैं, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी यूज कर सकते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, और विलेज में पंचायत के इलेक्शन। तो अब हमारे देश में ये 3 लेवल हैं जिसमें हमने पावर को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डिसेंट्रलाइज, ताकि सारे का सारा कंट्रोल सेंटर के पास ना रहे, है ना। देखो पहले ये होता था कि सारे का सारा कंट्रोल सेंटर और स्टेट्स के पास होता था, लेकिन 1991 में हमने पीआरआईज बनाई, इनको रेगुलर किया। देखो पीआरआई पहले भी थे, पीआरआई आज़ादी से पहले भी हमारे देश में पंचायत होती थी, 200 साल पहले भी होती थी, लेकिन 1991 में क्या हुआ, हमने इनको रेगुलराइज कर दिया। जैसे पंचायत और स्टेट के इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं, अब पीआरआई और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी हर 5 साल के बाद होते हैं, रेगुलराइज कर दिया। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नई अमेंडमेंट लाई, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिससे हमने पीआरआई, और जो 73rd है ये पंचायत से डील करती है, 74th जो है ये म्युनिसिपैलिटी से डील करती है। हमने ये बोल दिया कि इलेक्शन हर 5 साल के बाद होंगे, जैसे कि स्टेट और सेंटर के होते हैं, और हमने इनको पावर्स भी ज़्यादा दे दी। पहले पावर्स भी इनके पास कम थी। पहले ये होता था 91 से पहले ये होता था कहीं पे इलेक्शन 10-10 साल से नहीं हुए, कहीं पे इलेक्शन 20-20 साल से नहीं हुए, अपनी मर्जी है। कोई स्टेट इलेक्शन करवा रही है पीआरआई के, कोई स्टेट इलेक्शन ही नहीं करा रही पीआरआई के। सपोज करो महाराष्ट्र में हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन गुजरात में 20-20 साल इलेक्शन नहीं हो रहे, ये सिस्टम था। अब 91 में ये कंपलसरी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। यानी कि अगर हम ये यूनियन टेरिटरी को स्टेट लेवल का भी मान लें, तो यहाँ पे पीआरआई के इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि लद्दाख में भी, करगिल में भी तो गांव तो हैं, गांव है कि नहीं है, है ना। गांव तो पूरी लाखों गांव होंगे, यहाँ पर लद्दाख में भी 1 लाख गांव होगा कम से कम, नहीं 1 लाख नहीं होगा, कम ही होगा, मतलब 10,000 गांव तो होगा ही होगा, आई थिंक, मेरे को आइडिया नहीं है। बट गांव तो बड़े छोटे छोटे काफ़ी होते हैं। अगर श्रीनगर से, लद्दाख से कारगिल से स्टार्ट हो जाओ, द्रास है, बहुत सारा एरिया है लद्दाख का। तो यहाँ पे पीआरआईज नहीं है, ना ही यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी है, या फॉर एग्जांपल लेह की म्युनिसिपैलिटी नहीं है, कारगिल की म्युनिसिपैलिटी नहीं है, है ना, द्रास की म्युनिसिपैलिटी नहीं है।
तो सारी की सारी पावर यानी कि PRIs और म्यूनसिपैलिटीज ना होते हुए इसका मतलब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो जब सेंट्रलाइजेशन होगी तो क्या होगा, करप्शन होगी, मिस यूज ऑफ पावर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेटिव पावर ओवर काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव पावर ओवर काउंसिल्स। अब ये काउंसिल्स जो मर्जी कर लें, ये काउंसिल्स जो मर्जी कर लें, जो मर्जी लॉ पास कर दें, लेकिन फाइनल डिसीजन यहाँ के गवर्नर का होगा। ठीक, फाइनल डिसीजन यहाँ के, क्योंकि हर यूनियन टेरिटरी का एक गवर्नर होता है। अब उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाया जाता है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया जाता है ना। जैसे दिल्ली में LG बुलाया जाता है, JNK में भी LG बुलाया जाता है ना। तो सपोज करो LG, फाइनल पावर LG की होगी। सपोज करो इन्होंने एक लॉ बना दिया, लद्दाख वालों ने, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने लॉ बना दिया, लेकिन पास कौन करेगा, LG। सपोज करो LG ने पास नहीं किया तो वो लॉ बना ही नहीं। इसलिए यहां पर लिखा है लेजिस्लेटिव पावर ओवर द काउंसिल्स, मतलब ओवर मतलब इनके ऊपर जो पावर होगी वो किसकी होगी, LG की। अब एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, जो LG की पावर होगी वो इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि सेंटर की पावर है, क्योंकि LG वही करता है जो सेंटर बोले। तो LG तो बीच में एक मीडियम रखा हुआ है, यानी कि इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के ऊपर कंट्रोल ओवरऑल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। राइट, समझ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। अब ये देखा गया है कि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, इनको पैसा जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 275 जो कि कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा दिया जाता है इनको, वो जितना ये मांगते हैं उतना नहीं मिलता है, कम मिलता है। ठीक है, तो जब पैसा ही नहीं होगा तो ये डेवलपमेंट क्या करेंगी, है ना। इसलिए ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, सेंटर के ऊपर। पैसे के लिए डिपेंड किसके ऊपर करती है, सेंटर के ऊपर। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग फंक्शंस। ओवरलैपिंग फंक्शंस, इनके डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स के कुछ फंक्शंस जो हैं वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यानी कि एक डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है दूसरा डिपार्टमेंट क्या, मतलब ओवरलैपिंग इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, लैक ऑफ डेवलपमेंट, एंड लास्ट है करप्शन। लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड फिर 6 पॉइंट करप्शन। मैंने जैसे पहले ही कहा, इनके अंदर करप्शन काफ़ी होती है और मनी लॉन्ड्रिंग भी रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और जब पैसा नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसी होगी, तो तभी लिखा है लैक ऑफ डेवलपमेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो क्या है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है, देखो जो हमने प्रॉब्लम्स लिखी उनको ही हम वे फॉरवर्ड बना सकते हैं। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है अगर, तो उनकी डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। करप्शन है हो रही है तो उसको कम कर दो। ठीक है, वे फॉरवर्ड, सबसे पहला पॉइंट विलेज काउंसिल्स।
विलेज काउंसिल्स। तो अगर हमने डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई हैं तो हम विलेज ऑटोनोमस काउंसिल्स भी बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड तो यही है, ठीक है। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन है ना। प्रॉब्लम ये लिखी थी कि यहाँ पर आप वहाँ पे लिख लो लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम में, वो ज़्यादा क्लैरिटी देगा। लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हमें विलेज काउंसिल्स बनानी पड़ेंगी जहाँ पर इलेक्टेड लोग आएंगे, जैसे सरपंच वगैरह, पंचायत वगैरह आएंगी। तो एक तरह से हम अगर विलेज काउंसिल्स लाते हैं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे PRIs आ गए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ गए। सेकंड पॉइंट, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? देखो, अब हम वापस अपने उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, PRIs। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर इलेक्शंस जब होती है तो वो 2 लेवल्स पे होती है, एक पंचायत और एक म्युनिसिपैलिटी, राइट। अब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में जब इलेक्शन होती है तो सपोज करो पंचायत को ले लो। पंचायत किसको रिप्रेजेंट करती है? एक विलेज को। अब हर विलेज की कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है हर विलेज की एक ग्राम सभा होनी चाहिए। ग्राम सभा क्या होती है? एक विलेज है, ठीक है, एक क्या है? विलेज है। उस विलेज में ग्राम सभा होनी चाहिए। कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ग्राम सभा होती क्या है? हर विलेज के अंदर 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जो के वोट डालने के एलिजिबल हैं वो ग्राम सभा में आएंगे, बस। यानी कि ग्राम सभा में कौन लोग आ सकते हैं? जो 18+ है, मेल्स भी और फीमेल्स भी, ठीक है। तो जो 18 से कम है वो ग्राम सभा में नहीं आएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ग्राम सभा बनाई क्यों? इसलिए बनाई कि डिसेंट्रलाइजेशन हो। डिसेंट्रलाइजेशन तो उसने दे दी पंचायती राज बनाकर, इलेक्शन करवा के, लेकिन जो इलेक्शन होगी, जो सरपंच बनेगा, जो पंचायत बनेगी, उसको हर साल जो उनका बजट है वो इस ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी है। किसी ग्राउंड में या कहीं पे भी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि विलेज का पूरा लोग वहाँ पे आएंगे जो 18+ हैं, और वो बजट पढ़ के सुनाएगा वहाँ पे सरपंच कि ये हमें इतना पैसा मिला था और इतना हमने खर्च किया, हमने ये बनाया, ट्यूबवेल बनाए, ये किया, वो किया, रोड्स बनाई, ठीक है, ब्लैक टॉपिंग की, रोड्स की, ब्रिज बनाया। तो ये ग्राम सभा इसलिए बनाई जाती है ताकि सोशल ऑडिट बोलते हैं इसको। सोशल यानी सोसाइटी का, ऑडिट यानी कि ऑडिट क्या होता है? आपने अकाउंट्स, किसी कंपनी ने अकाउंट्स तैयार किए, सीए उसका ऑडिट करता है कि ऑडिट सही के, अकाउंट सही भी तैयार किए हैं कि फ्रॉड है। तो तभी ये सोशल ऑडिट करता कौन है? ग्राम सभा। तो कोई भी बंदा ग्राम सभा में से उठकर अकाउंट्स चेक कर सकता है जिसको पढ़ना आता है। सीधा सीधा हिसाब है, इनकम इतनी, एक्सपेंडिचर इतना, बस। ये हक लोगों को दिया है, किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। सपोज करो विलेज में कोई सीए है, एक सीए तो होगा पूरे विलेज में कोई, वो तो आराम से पढ़ लेगा। चलो सीए नहीं, कोई एमकॉम ही होगा, वही पढ़ लेगा, है ना, जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है। इतना मुश्किल नहीं होता है अकाउंट्स, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं इनके पास विलेज काउंसिल्स होनी चाहिए, इनके नीचे विलेज काउंसिल्स होनी चाहिए, और यहाँ पे ग्राम सभा भी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बेटर इंक्लूजन। बेटर इंक्लूजन,
इंक्लूजन यानी जो विलेज पंचायत और विलेज काउंसिल्स में जो लोग आएंगे या जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में जो लोग आएंगे उनमें इंक्लूजन होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि सारे के सारे मेल्स ही हैं, सारे के सारे गुप्ता शर्मा हैं, गुप्ता और शर्मा, ना कोई शेड्यूल ट्राइब है, ना कोई शेड्यूल कास्ट है, ना कोई वीमेन है। तो वहाँ पर हमने इंश्योर करना है कि वीमेन भी हो, एसटी भी हो, एससी भी हो, ठीक है। ये 3 जो सेक्शंस होती हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन वल्नरेबल मानता है। क्या मानता है? वल्नरेबल, यानी कि वीक। खैर आजकल ये वाली सेक्शन तो वल्नरेबल रही नहीं है, ये तो स्ट्रांग हो गई, ज़्यादा वीक नहीं रही है विमेन वाली, ठीक है। इनके पास काफ़ी कानून आ गए हैं अब, ठीक है। तो ये भी वीक कहाँ रही है, इनके पास भी कितने रिजर्वेशन हैं। हाँ अब सारे ठीक हो गए हैं। ये देखो ना, ये भी कितने पावरफुल हो गए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, है ना। केएस में किसी के कम नंबर आ रहे हैं, गुप्ते शर्मा के, वो बेचारा बाहर, और शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट अंदर, है ना। आरबीए वाला अंदर, ठीक है। तो खास करके विमेन तो आजकल छाई हुई है, रिजल्ट में सारी जगह वही दिखती है, ठीक है। टॉप भी वही करती है, ठीक है। लड़के बेचारे बुक शॉप में ही दिखाई देते हैं, वो बुक्स ही ढूंढते रहते हैं सच में आप बुक शॉप में जाना, लड़के ही दिखेंगे वहीं पे आपको, लड़कियां कम दिखेंगी। लड़कियां पढ़ रही होती हैं घर में, लड़के नई नई बुक्स रोज रोज लेकर आके तो लड़कियों को देते हैं, ये ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, उनके लिए रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो तभी तो लड़कियां निकल रही हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो बेटर इंक्लूजन, लास्ट पॉइंट है एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी। एनहेंस्ड यानी इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का जो सिस्टम है पैसे का, खास करके उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए ताकि करप्शन कम हो। क्योंकि बहुत सारी, मैंने बताया कि पाया गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? जब भी हमने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है तो उसमें एक वर्ड याद रख लेना, बाय प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि अगर किसी ने पैसा का मिसयूज किया तो उसका नाम रिटर्न में आना चाहिए। अगर रिटर्न में नाम आएगा तो वो बंदा पकड़ा जाएगा। जब रिटर्न में नाम आ गया तो यानी कि ही इज अकाउंटेबल। सपोज करो रिटर्न में नाम नहीं आया, यानी कि ही इज नॉट अकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को 20,000 रुपया दिया और बोला कि तू मेरे को 6 महीने के बाद वापस दे देना, कुछ भी लिखवाया नहीं, और कल को वो बंदा कहता है मैंने नहीं देना वापस, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ, ना मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अकाउंटेबल, ही इज़ नॉट अकाउंटेबल। क्योंकि पुलिस कहेगी दिखाओ आपने कब दिया था, तो मैं क्या बताऊँगा? मैंने कोई प्रूफ ही नहीं रखा। यानी कि यहाँ पे ये है कि अकाउंटेबिलिटी ना उसकी ना मेरी। अगर मैं उससे लिखवा लेता तो ही वॉज अकाउंटेबल टू मी, तब जो गवर्नमेंट की एजेंसीज थी वो उसको कहती कि पैसा दे, क्यों? ही इज़ अकाउंटेबल। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए कि अगर मनी की, पैसे की मैनिपुलेशन हुई है तो वो कैसे हुई है। तो हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर कागजों में सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो यही पॉइंट्स है इस टॉपिक के, ठीक है। ठीक है, आज के लिए